नमस्कार। हम लोगों ने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू किया हुआ है। उस चैप्टर को हमने बाइफरकेट किया था 6 पार्ट में। उसमें से हम लोग 2 डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा जो पार्ट है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, उसके भी हमने 3 सब पार्ट बनाए थे। 2 पहले वाला जो था, जो रोमांटिक इमेजिनेशन का था, उसको हमने विस्तार से चर्चा किया। इस लेक्चर से पहले हम लोग 2 लेक्चर और दे चुके हैं, जिस हम बहुत सारी बातें इस चैप्टर के बारे में कर चुके हैं। मैं आप लोगों को ऊपर लिंक दिए देता हूं, आप उस लिंक को क्लिक करके एक बार उसमें से गो थ्रू हो जाएं, फिर यहां पर आए, यहां पर आपको लिंक मिलेगा। अब जो राइज ऑफ रेवोल्यूशन था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि पूरे यूरोप में मिड ऑफ 19th सेंचुरी में 1850 के डेकेड में बहुत सारी जगह पर, जर्मनी में, पर्शिया में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, फ्रांस में फिर से बहुत उठापटक हो रही थी। वहाँ का जो मोनार्किकल सिस्टम था वो चेंज हो रहा था, कभी कंजर्वेटिव पावर्स में आ रहे थे। तो उस सिस्टम में हम लोग सेकंड पार्ट जो एज ऑफ रेवोल्यूशन का है, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, क्योंकि रिवॉल्ट के पीछे आप देखेंगे, जब जितने भी रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि सोसाइटी का कोई ना कोई तबका, कोई ना कोई लेवल ऐसा होता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको हर तरह से डिस्टर्ब किया जाता है, परेशान किया जाता है, उन लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तब जाकर के वो सिचुएशन क्रिएट होती है कि उन लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते, हंगर होती है, स्टारवेशन होता है, जिसकी वजह से रिवॉल्ट होता है। तो ये जो 19th सेंचुरी का हाफ था, 1850s की जो बात थी, 40, 30, 50, यहाँ पर जो पूरे यूरोप में अप डाउन्स हो रहे थे, उसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। 1830 की यहाँ पर बात दी है, हिस्ट्री को जानने का प्रयास किया है कि पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस था। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि क्रॉप फेलियर था, ड्रॉट था, जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो रही थी। उसका भी एक कारण था कि जो 1830 का जो डेकेड था, वो उसमें धीरे धीरे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और जैसे जैसे जनसंख्या इंक्रीज होती है वैसे वैसे ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल करा पाता है, देन वेल इट इज़ गुड। अगर वो जनता को सारे रिसोर्सेज अवेलेबल ना करा पाए, जिसकी वजह से फूड की कमी हो जाए, स्टारवेशन हो जाए, हंगर हो जाए, तो सिचुएशन क्रिएट होती है रेवोल्यूशन की, विद्रोह की। ऐसा ही हुआ मिड ऑफ 19th सेंचुरी में। यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस था, हार्डशिप था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, नौकरियां नहीं थी, नौकरियां मांगने वाले ज़्यादा थे। जॉब सीकर्स वर मोर in the comparison of the generation of employment. Then one more situation was there. Basically what was happening, जो गांव में था, गांव में जो जनसंख्या होती थी वो खेती पर निर्भर थी, एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। तो उन लोगों ने रोजगार के लिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसमें क्रॉप फेलियर हो रहा था, ड्रॉट हो रहा था, वहाँ पर काम करने के लिए नहीं था, तो जो यूरोप के जो गांव थे वहाँ से पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही थी शहरों की तरफ। स्लम एरियाज बढ़ रहे थे, सिटीज़ में एकोमोडेशन की प्रॉब्लम होने लगी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज की कमी थी, जिसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि वहाँ रिवॉल्यूशन हुआ। मतलब माइग्रेशन की वजह से भी सिचुएशन वर्सन हो गई। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी? देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योगों का स्थापना हुई थी, वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड में जो गुड्स को प्रिपेयर करके पूरे वर्ल्ड की मार्केट में भेजा जाता था, और वो जो प्रोडक्ट होता था वो, और ख़ास करके टेक्सटाइल में जो कपड़ा था, गारमेंट्स था, उसको जब पूरे वर्ल्ड की मार्केट में भेजा जाता था तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज थी, बहुत बड़ी मात्रा में पैदावार होती थी, प्रोड्यूस होता था कपड़ा। और वर्ल्ड में जो मार्केट थी अलग अलग जगह पर, खास करके यूरोप में,
वहां के जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, बिजनेसमैन थे, शॉपकीपर्स थे, वो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, क्राइसिस क्रिएट हो रहा था। मैंने यहां बताया है कि स्मॉल प्रोड्यूसर सफर्ड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, स्पेसिफिकली इन टेक्सटाइल, बैड हार्वेस्ट वी हैव डिस्कस्ड, पुअर प्राइस। तो ऐसी सिचुएशन में 1848 में फ्रांस की कैपिटल में, पेरिस में, बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि खाने की कमी थी, भूखमरी फैल रही थी, स्टारवेशन थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। और धीरे 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 उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ का जो एम्पायर था उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। लुइस फिलिप, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 1830 में जो बॉर्बन डायनेस्टी का जो किंग था वो आ गया था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, लेकिन 1848 में इस जनसंख्या ने, इन लोगों ने वहाँ के एम्पायर लुइस फिलिप को हटा दिया, उसको वहाँ से भागना पड़ा। ये भी एक रिवोल्ट था। और जो नेशनल असेंबली थी, हमने एस्टेट जनरल के बारे में बात की है, मैंने बताया आपको पीछे जाना पड़ेगा। एस्टेट जनरल से नेशनल असेंबली क्रिएट हुई थी, तो नेशनल असेंबली फिर से पावर में आ गई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लागू कर दिया और सफरेज की बात की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की कि जिसकी भी उम्र 21 वर्ष है उसको वोट देने का अधिकार होगा। तो इस तरह से 1848 में भी एक रेवोल्यूशन हुआ नए सिरे से फ्रांस के अंदर। उसके बाद जो पोलैंड में एक रिवोल्ट हुआ था 1845 में, आप लोगों को जान लेना चाहिए ये क्या था कि जो ये गांव है सिलेशिया, आज जो पोलैंड के अंदर है, सिलेशिया में करीबन 18,000 परिवार रहते थे, पॉपुलेशन थी। वो सारे के सारे जो थे वीवर्स थे, जो टेक्सटाइल जो सिस्टम था, जो उद्योग था, उस पर डिपेंडेंट थे। और कॉन्ट्रैक्टर उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता था, वहाँ पर प्रोडक्शन होती थी और कॉन्ट्रैक्टर उनसे ले लेता था। लेकिन क्राइसिस की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया उनको, उनके काम के एवज में जो डिसीजन लिया था पेमेंट का वो नहीं कर पा रहे थे, नहीं दे रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो जो सारे लोग थे सिलेशिया के, वो इकट्ठा हुए और कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, उनके घर पे गए, कॉन्ट्रैक्टर से बात किया कि वाई यू आर स्टॉपिंग आवर पेमेंट, दिस पेमेंट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू आवर लेबर। बट कॉन्ट्रैक्टर ने उन लोगों को अब्यूज किया और यहां तक कि उनको वार्निंग भी दी कि अब अगर आप यहां से नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वो लोग जो थे, जो वीवर्स थे, जो सिलेशिया गांव के लोग थे, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के घर पर अटैक कर दिया, वहाँ के सभी विंडोज डोर सबको तोड़ दिया। यहाँ तक कि जो गोडाउन में तैयार माल था टेक्सटाइल का, उसको टुकड़े में बांट दिया, धागे धागे में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ से भागना पड़ा। परंतु केवल 24 घंटे बीते थे, 24 घंटे के भीतर भीतर वो कॉन्ट्रैक्टर आर्मी के साथ वहाँ आता है और वहाँ पर गोलीबारी होती है, जिसमें 10 से लेकर के 20 जो वीवर्स थे उनको गोली मार दी जाती है, उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ये भी एक रिवोल्ट हुआ, क्योंकि हम द एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। पहले हमने 1848 जो पेरिस में रिवोल्ट हुआ था, जिसकी वजह से लुइस फिलिप को भागना पड़ा, वो डिस्कस किया। 1845 में जो सिलेशिया जो जगह है, गांव है आज के पोलैंड के अंदर, वहां पर किस प्रकार से वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, वो हमने बात की है। जो उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट आता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन का, उसमें आता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इसके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। यहां पर इस पोर्शन में हमने देखा कि जो गरीब लोग थे, जो पीजेंट्री थी, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, उन लोगों ने रिवोल्ट किया। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जो मिडिल क्लास था, जो लोग ट्रेड करके, व्यापार करके कुछ पैसा कमा पा रहे थे, एजुकेटेड हो रहे थे, उन लोगों ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और जो ये लोग थे, इन लोगों के जो एंगर था उसका लाभ उठा करके इन लोगों ने जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में रिवोल्ट कर दिया। खास करके यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जर्मनी की, जिसमें मिडिल क्लास जो थे, जिसमें प्रोफेशनल्स थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो सब लोग इकट्ठा हो गई फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी के अंदर, वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने मूव कर दिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी?
एक वहाँ पर चर्च है जिसको नाम दिया जाता है चर्च सेंट पॉल। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक चर्च थी सेंट पॉल। वहाँ पर ये लोग, हालांकि जब ये इकट्ठा हुए फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पर इन्होंने एक जर्नल नेशनल असेंबली का गठन किया और वहाँ पर करीबन 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया कि ये लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे। और इन्होंने मूव करना शुरू किया सेंट पॉल चर्च की तरफ और वहाँ पर गए। इन लोगों ने अपने जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको नियुक्त किया और जो डेप्यूटीज थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पर्शिया का जो किंग है फ्राइडरिच विलियम फोर्थ, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नाम से हेड बनाया जाएगा। लेकिन फ्राइडरिच ने, पर्शिया का जो एम्पायर था, उसने वहाँ का चार्ज संभालने से मना कर दिया। रादर और दूसरे जो मोनार्क थे, जो राजा थे, उन लोगों के साथ, आर्मी के साथ, ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जिन्होंने बनाई थी, इनके अगेंस्ट इनको दबाना शुरू कर दिया। और साथ में जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी, मिडिल क्लास लोगों ने बनाई थी, इन लोगों ने भी जो लेबर थी उनके लिए वो काम नहीं किया जिनकी इनसे एक्सपेक्टेशन थी। और खास करके जो वोमेन को राइट दिया जाना था, पॉलिटिकल राइट दिया जाना था, वो इन लोगों ने नहीं दिया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी जब सेशन हुआ तो एक तरफ वोमेन खड़ी थी गैलरी में म्यूक स्पेक्टेटर की तरह। तो हम कह सकते हैं इनके खिलाफ जितने भी किंग थे वो हो गए, इनके खिलाफ वोमेन हो गए, इनके खिलाफ वो लेबर हो गए। तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाए और मोनार्की सिस्टम फिर से हावी हो गया। परंतु कुछ चेंजेस आए। मोनार्की के जो लोग थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, जिनके पास फिर से पावर आ गई, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को दबा दिया गया, मिडिल क्लास के लोगों के रिवोल्ट को प्रेस कर दिया गया और जो मोनार्की सिस्टम आया, दे हैव रियलाइज्ड दिस इज द टाइम टू इनिशिएट सर्टेन चेंजेस। और उन लोगों ने भी बॉन्डेड लेबर, मोरानियल ड्यूज और जितने भी बेगार का जो सिस्टम था उनको ब्लॉक कर दिया। ये था आपका एज ऑफ रेवोल्यूशन। फिर से देखेंगे यहां पर पुअर लोगों के अलावा मिडिल क्लास ने क्या किया, रिवोल्ट किया। जर्मनी की बात की, फ्रैंकफर्ट में ये लोग इकट्ठा हुए, वहां पर 831 रिप्रेजेंटेटिव हुए। ये लोग सेंट पॉल चर्च की तरफ बढ़े। वहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि पर्शिया के राजा को हम लोग डेप्यूट करेंगे। जो फ्राइडरिच विलियम था उसने मना कर दिया और इनके खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए, वोमेन हो गए, लेबर हो गए और अंततः कंजर्वेटिव्स और मोनार्क के पास दोबारा से पावर आ गई। और लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पर इनिशिएटिव हुए। तो ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन था, इसमें हमने रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में बात किया। 1830, 1848, 1845 में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या हुआ। सिल्सिया का जो पोलैंड है, आज जो पोलैंड है, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो रिवोल्ट हुआ, उसके अलावा जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी मिडिल क्लास लोगों की, उनके बारे में हमने बात किया। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हमें देखना है कि हम लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर 3 पार्ट किए थे, रोमांटिक इमेजिनेशन, हार्डशिप, हंगर एंड रिवोल्ट, एंड द थर्ड वर्ड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। आई होप ये तीनों चीज़ों आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका जो 4th पार्ट है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। हम ये यूरोप के कंटिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। उससे पहले हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि इस पोर्शन में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने इस पोर्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो कैसे हुआ और किन किन लोगों ने उसमें रोल प्ले किया। ये एक असेंबली हुई थी वर्सेल्स में, इस इवेंट के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा जो ओटोवन बिस्मार्क, जिसको आर्किटेक्चर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहा जाता है, फिर केसर विलियम, जिनको एक क्राउन दिया गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद, और उसके बाद जब यूनिफाइड हो गया जर्मनी तो उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आफ्टरवर्ड्स इटली में
सरदैन या पीनमॉन्ट, इसके बारे में देखेंगे। जोसेफ मैज़नी, पहले हम कुछ लोग बात कर चुके हैं किस तरह से इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी और इटली के लिए काम किया था। फिर जो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पिडमॉन्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि इनके क्या प्रयास रहे यूनिफिकेशन में। गैरीबाल्डी, विक्टर सेकंड विलियम के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और ब्रिटेन का, कि आज जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, वो यूनाइटेड किंगडम किस तरह से बना, किस तरह से उसमें स्कॉटलैंड का और वेल्स का समावेश किया गया, ये हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पर हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाना है हमें। हमने ट्रीटी ऑफ वियना में बात किया था कि जो जर्मनी था उसको अनटच छोड़ा गया था, यानी कि जो उसमें 39 स्टेट्स थे, उन स्टेट्स को टच नहीं किया गया, जैसा था वैसे रखा गया। यानी कि जो जर्मन था वो 39 स्टेट्स में डिवाइड हो रखा था, टुकड़ों में बटा हुआ था। और उसके लिए बहुत सारे प्रयास पहले हो चुके थे। एक हमने इससे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 1848 में जो एक इवेंट हुआ था, जिसमें मिडिल क्लास लोगों ने प्रयास किया था कि जर्मन को यूनिफाइड किया जाए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में हमने बात की थी, लेकिन उस प्रयास को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से दबा दिया गया। जो मोनार्की थी, केशर विलियम जो था, और मिलिट्री ने, और जो पर्शिया के बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन के टुकड़े थे, जो चाहते थे कि जो सिस्टम ऐसा है वैसा का वैसा रहे, इस तरह से वो जो इवेंट हुआ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में हमने बात की। वो इवेंट के बाद जो प्रयास हुए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में। ऑटोमन बिस्मार्क, जिसको आर्किटेक्चर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहा जाता है, बेसिकली ही वॉज द हेड ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ पर्शिया। पर्शिया में जो मिनिस्ट्री थी वहाँ पर उनके हेड थे। अब उन्होंने ये जिम्मा लिया कि वो जो 39 स्टेट्स में जर्मनी डिवाइडेड है उसको यूनिफाइड किया जाए। उसके लिए उन्होंने 7 वीक्स तक 3 वॉर्स लड़ी, 3 बैटल लड़ी गई, जिसमें किसके अगेंस्ट लड़ी गई? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। इन लोगों ने प्रयास किया था कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन ना हो, इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। ऑटोमन बिस्मार्क ने कई हफ्तों तक लगातार बैटल किया, इन लोगों को हराया, तब जा कर के यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। तो जो जनवरी 1871 है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है जर्मनी के हिस्ट्री में। वहाँ पर एक असेंबली हुई फ्रांस के पैलेस वर्सेल में। कहाँ हुई? पैलेस ऑफ वर्सेल्स इन फ्रांस। किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया? वहाँ पर प्रिंसेस थे, जो 39 स्टेट के प्रिंसेस थे वो सारे आए। आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वो इकट्ठा हुए, और जो सीएम था पर्शिया का, ही वॉज ऑटोमन बिस्मार्क। ये सभी लोग पैलेस ऑफ वर्सेल फ्रांस में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर ओथ ली जाती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। इस तरह से जर्मनी जो 39 स्टेट्स में टुकड़ों में डिवाइड हो रखा था, उसको यूनाइट किया गया। और जो पर्शिया का जो किंग था केशर विलियम फर्स्ट, उसको ही जर्मनी का नया एम्पीरर, यूनिफाइड जर्मनी का नया एम्पीरर नियुक्त किया गया। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क, हु वाज ऑटोमन बिस्मार्क, एंड केशर विलियम दिस First, Kesar William I became the new emperor of unified Germany. Then afterwards, after unification of Germany, few steps were taken by the delegates like this. Modern currency was introduced. Old currency system was destroyed, means finished, eliminated from the system. A new modern currency was introduced as Germany. Banking system, legal, judiciary, एवरीथिंग वॉज सेटअप इन ए न्यू मैनर। जो जिस जर्मनी को आज हम जानते हैं यूनिफाइड जर्मनी, ये उसकी हिस्ट्री है। बहुत भारी बात नहीं है। यूनिफिकेशन कैसे हुआ? पहले टुकड़ों में बटा हुआ था, फिर लोगों ने प्रयास किए, मिडिल क्लास ने प्रयास किया, पीजेंट्री ने प्रयास किया, उसको दबाने का प्रयास हुआ, मोनार्की ने दबाया और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने दबाया, लेकिन अंत में जा करके पर्शिया के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क के प्रयास से जर्मनी यूनिफाइड हो गया। और विलियम
केसर जो था, केसर विलियम फर्स्ट जो था, वो नया एम्पियर बन करके सामने आया। तो ये द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली का, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का ये डिटेल में है। उसके बाद हम लोग करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, जो सेकंड पार्ट है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बहुत ज्यादा हमें रश नहीं करना, बड़ा आसान है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का मतलब है कि इटली भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे 7 स्टेट्स में वो डिवाइडेड था। और खास बात यह है कि जो डिवीजन था 7 स्टेट्स में, उनमें से इटालियन जो प्रिंस थे, इटालियन जो डायनेस्टी थी, जो मेन इटालियन डायनेस्टी थी, उनका बहुत सारे 7 में से केवल 1 पर कब्जा था। बाकी के जो 6 स्टेट थे वहां पर अलग अलग लोगों का कब्जा था। जैसे मैंने दिखाया है, नॉर्थ में तो ऑस्ट्रियन हैबिसबर्ग के कंट्रोल में था इटली, जो फ्रेगमेंटेड था, क्योंकि इटली की भी एक लंबी हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। इटली भी स्कैटर्ड रहा है, यहां तक कि जो इटली यूनिफाइड किया गया 7 स्टेट्स को मिला करके, वहां पर भी मल्टी लैंग्वेज बोली जाती थी, रीजनल लैंग्वेज बोली जाती थी, वहां पर इटालियन लैंग्वेज भी नहीं थी। तो यह भी एक बड़ा टास्क था कि किस तरह से नॉन इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले रीजन को इकट्ठा किया जाए। देखिए, तो जो नॉर्थ का जो पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हैबिसबर्ग में था, और जो सेंट्रल पार्ट था उसको जो रिलीजियस हेड होता है चर्च का, पॉप के कंट्रोल में था। और जो साउथ में एक स्पेनिश रूलर था, उसने अपना कंट्रोल किया हुआ था। इस तरह से जो 7 स्टेट थे उसमें से केवल एक सर्डेनिया पिडामोंट, जिस पर कब्जा था केवल इटालियन प्रिंसेस का, उसके अलावा जो 7 स्टेट थे अलग अलग लोगों का कब्जा था। इसका मतलब फ्रेगमेंटेड था। तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि इटली को यूनिफाइड किया जाए। देखिए, मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, स्कैटर्ड था, डायनेस्टिक स्टेट्स थे, हैबिसबर्ग एम्पायर था, 7 स्टेट में डिवाइड था, केवल 1 पर सर्डेनिया पिडामोंट का कंट्रोल था, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, और कहां कहां किसका कंट्रोल था। ये तो था एक फ्रेगमेंटेशन की हिस्ट्री। ये भी हमारे लिए जान लेना जरूरी है। जब हम यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ द इटली वॉज स्कैटर्ड, in how many states it was divided, who were ruling in that divided region. So we have discussed that afterwards. I have written 4 names, 1, 2, 3 and 4. These 4 personalities played a very significant role in the unification of Italy. We have discussed already in previous lecture about Joseph Mazzini. Joseph Mazzini was a fellow who participated in many secret societies. He was the member of secret societies. He tried his level best to revolt against the existing system. Even he established 2 secret societies, Young Italy at Marseille and Young Europe at Bern. But in 1831 and in 1848, both his efforts were failed. He was not able to do what he wanted to do. जो ये करना चाहता था यूनिफिकेशन, उसको कर पाने में नाकामयाब रहा। लेकिन जो उसके प्रयास थे, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगा कि हाँ यूनिफिकेशन हो सकता है, तो ये फीलिंग को डेवलप करने में वी कैन नॉट इग्नोर द एफर्ट्स ऑफ जोसेफ मैज़नी। देन वी कम्स टू द किंग विक्टर एमुअल सेकंड। मैंने आपको बताया था जो इटली स्कैटर्ड था 7 स्टेट में, उसमें से केवल एक स्टेट पर प्रिंसली डायनेस्टी थी इटली की, उसमें इनका कब्जा था। तो विक्टर एमुअल सेकंड was the king of Sardinia Piedmont. Okay, he also do so many things for the unification of Italy. Then Cavour, he was the chief minister of Sardinia Piedmont. ये basically he was not a diplomat, he was not democrat, he was not a revolutionary. Basically he belongs to the elite class of Italy. He was educated person and he wanted that unification of Italy must done. His effort basically in 1859 में इसने एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट किया, मैंने मेंशन किया है, डिप्लोमेटिक अलायंस बना है 1859 में
तब जाकर के जो जोसेफ गैरिबाल्डी था उसने पीजेंट्री की सहायता लेकर के रिवोल्ट कर दिया। So 1859, a diplomatic alliance was made by Cavour, the chief minister of Sardinia-Piedmont, and Joseph Garibaldi in 1860 लोकल पीजेंट की सहायता से वहां पर उसने रिवोल्ट कर दिया और एलीट क्लास के लोगों ने इनका साथ दिया, क्योंकि जो एलीट क्लास के लोग थे, जो बिजनेस किया करते थे, ट्रेड किया करते थे, दे वर हैविंग द आइडिया if the unification of Italy will take place, then definitely the economic development will take place. They will get the more relaxation in their trade, in their business. They will get so many advantages which they can receive from unification of Italy only. That's why the elite class funded them also for the revolt. So ultimately 1861 unification of Italy was done, and this King Victor Emmanuel II, who was the Prince of the Sardinia-Piedmont, became the King of the Unified Italy. तो ये चार नाम है: जोसेफ मैजनी, सीक्रेट सोसाइटी, किंग विक्टर एमुअल, प्रिंस, एंड दिस कैवियर, सीएम, जोसेफ गैरिबाल्डी. अल्टीमेटली 1861 Victor Emmanuel II became the Emperor of Unified Italy. आगे हम बढ़ते हैं. इसके बाद the next part is okay, the making of Germany and Italy का जो थर्ड पार्ट है ब्रिटेन का, ये हमारे लिए जान लेना बहुत आवश्यक है. मैंने एक छोटा सा एक लेक्चर भी दिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूके, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड. मैं उसका आपको लिंक भी यहां पर दिए देता हूं, आप एक बार उसको देख लें कि यूके में, ब्रिटेन में और इंग्लैंड में क्या फर्क है. देखिए, यूके जो है वो उसके दो पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड. नॉर्दर्न आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन के फर्दर 3 पार्ट हैं, जिसमें इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है. ये सारे मिलकर के यूके को बनाते हैं. मैं आपको लिंक दिए देता हूं, वो देख लेना आप लोग. यहां पर हम ब्रिटेन की बात करेंगे. ब्रिटेन की जो हिस्ट्री है फ्रेगमेंटेशन की, वो भी है. किस तरह से उन लोगों ने प्रयास किया, जब जाकर के आज हम यूनाइटेड किंगडम के रूप में उसको कलेक्टिवली मानते हैं, जिसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है. पहले क्या था कि वो 3 तरह के एथनिक ग्रुप, जो ब्रिटिश आइसल्स था, जो एक आइलैंड का ग्रुप है, वो यूरोप के अंदर, वहां पर 3 तरह के एथनिक ग्रुप रहा करते थे, जो इंग्लिश भाषा बोलते थे, वेल्स बोलते थे, स्कॉटिश बोलते थे. ये लोग जो थे, इनका अपना अलग कल्चर था, अपना अलग ट्रेडिशंस थे, सारे के सारे अलग तरह से पॉलिटिकल सिस्टम था इनका. फिर क्या हुआ, इनमें से, इन तीनों में से जो इंग्लिश थे, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले जो लोग थे, वो कंपैरेटिवली रिच जो है, जो डेवलपमेंट है उनकी ज्यादा हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनके पास पैसा आ गया. तो उन लोगों ने यूनिफिकेशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया कि किस तरह से ज्यादा हिस्से को अपने अंदर मिलाया जाए. तो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज कर लिया, मोनार्की को हटा दिया. मतलब देखिए आप, एट द एंड ऑफ द 17th century British Parliament seized the power and monarchy system was over. Although constitutional monarchy exists there, but still in 1688 the step was taken that the Parliament seized the power and monarchy system was not remain so powerful. तो इस तरह से 3 एथनिक ग्रुप थे. हमें पता है इंग्लिश वाले जो है ज्यादा डेवलप जल्दी हो गए. उसके बाद क्या होता है, यहां पर देखेंगे 1707. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. एक एक्ट ऑफ यूनियन किया गया, जिसमें जो स्कॉटलैंड जो था उसको ब्रिटेन में मिला लिया गया. 1707 में जो स्कॉटलैंड और जो वहां के जो ट्रेडिशन थे, कल्चर थे, मानने वाले लोग जो थे, उनको धीरे धीरे बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से सरप्रेस कर दिया. एंड अल्टीमेटली जो स्कॉटलैंड था, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटेन. आफ्टरवर्ड्स आयरलैंड. आप एक बार, मैं आपको हर बार बताता हूं कि आप मैप उठा करके देखें तो आप उसमें आयरलैंड के 2 हिस्से पाएंगे. एक तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है. रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, जो ब्रिटेन वाले लोग थे
वो सारे आयरलैंड को अपने में मिलाना चाहते थे और उसी सिस्टम के तहत उन्होंने जो आयरलैंड था उसके नॉर्थ वाले हिस्से में अपने लोग बसाने शुरू कर दिए, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया और वहां और ब्रिटेन ने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई और आयरलैंड जो है 1801 से पहले, 1801 से पहले हो गया था। हालांकि जो लास्ट इनका ज्वाइन हुआ था नॉर्दर्न आयरलैंड का वो 1921 में हुआ था। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड था और जो पूरा आज के दिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड को अल्टीमेटली ब्रिटेन में मिला लिया गया क्योंकि वहां पर दो तरह के लोग रहते हैं। यह भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। एक होता है कैथोलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट। क्या ये जो क्रिश्चियंस जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई जो धर्म है, बेसिकली दो भागों में डिवाइड हो चुका है। एक कैथोलिक है। अब कैथोलिक कौन है? जो चर्च की मान्यताओं को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं। प्रोटेस्टेंट जो है वो बाइबल को तो मानते हैं लेकिन जो इलॉजिकल बातें हैं चर्च की, जो साइंस और रीजन पर खड़े नहीं उतरती, यू मस्ट हर्ड द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग। तो वो जो लोग हैं इस बात को मानते हैं कि रीजन के ऊपर आप किसी बात को रख दें, जस्टिफाई कर दें साइंस के अकॉर्डिंग, तो हम चर्च की बात को मान लेंगे। तो वो कैथोलिक हु बिलीव इन बाइबल एंड ऑल्सो द ट्रेडिशन एंड द रूल्स ऑफ द चर्च। प्रोटेस्टेंट बिलीव इन बाइबल बट नॉट ऑन द रूल्स ऑफ चर्च। तो दो तरह के लोग हैं। प्रोटेस्टेंट जो वहां पर है आयरलैंड में, उनको सपोर्ट किया गया ब्रिटेन के द्वारा। इस तरह से जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आज है उसका जो नॉर्थ का हिस्सा है, जिसको हम नॉर्थ आयरलैंड मानते हैं, वो नॉर्थ आयरलैंड आज ब्रिटेन का हिस्सा है। तो देखिए इस तरह से उन्होंने स्कॉटलैंड को, वेल्स को और नॉर्दर्न आयरलैंड को अपने अंदर बना दिया, तब जाकर के यूनाइटेड किंगडम सामने आया है। हालांकि हमने इसमें जर्मनी और इटली का ही मेन बात करनी थी, लेकिन ब्रिटेन का भी एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है। यहां पर बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, एक बार वो मेरा वाला वीडियो जरूर देख लें, लेक्चर जरूर देख लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूके, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड। यू विल फाइंड this point will be very much clear easily and it is of 5 or 10 minutes only. It will take 5 or 10 minutes. This point will be very much clear in very few seconds. ठीक है, very few minutes. Okay, यहां तक का हमने किया है। इसके बाद हम लोग आगे का पोर्शन करेंगे, दैट इज ओके। हालांकि मैं विचार कर रहा था कि इसी लेक्चर में चैप्टर को ओवर कर दूं, तो हमें पर वी आर नॉट इन हरी, हम बहुत स्लोली चलेंगे। तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ इस चैप्टर का उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर हमने मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में बात किया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जिसको आज हम यूके के नाम से जानते हैं। आपके लिए क्या काम है, जब भी कोई इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको पता लग जाए। एनीवेज हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।